भाऊ कोले साहब, हमारे कॉरपोरेटर्स फकीरा भाई, जावेद साहब, सलीम साहब, याकूब भाई, यहाँ पर मौजूद जावेद सेठ, रफीक सेठ, वाहिद सेठ, कन्नड़ नगर परिषद के तमाम काउंसलर्स, मेरे हिसाब से सभी लोग आ गए हैं। मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष भाई कोले को ऐसा लगा कि मुझे मराठी आती नहीं तो वो हिंदी में बोलती है, मैं मराठी बोलूंगा। मैं सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर एक छोटे से कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे बारे में जो हमारे लेक्चरर साहब ने, प्रोफेसर साहब ने जो बताया है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूं कि 5 साल लोगों ने जो यकीन और भरोसा मुझ पर जताया है, 5 साल के बाद वो 4 लाख लोग जिन्होंने मुझ पर यकीन किया है, उनमें से एक भी आदमी को ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरा वोट गलत जगह पे गया। मैं यहाँ पर कन्नड़ में आज आने का मकसद यही था कि ये उद्घाटन का कार्यक्रम तो था ही, लेकिन 14 तारीख से दिल्ली में लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। उस अधिवेशन के अंदर हमारे किसानों की क्या समस्याएं हैं, हमारे तालुकाओं की, गांवों की क्या परिस्थिति है, चाहे वह आरोग्य को लेकर हो या बिजली विभाग की अभी जो समस्याएं आपने बताई है, शेतकरियों के जो समस्याएं हैं, जब तक आप उनसे मिलेंगे नहीं, जब तक आप जाएंगे और समझेंगे नहीं, तो वहां पर मैं सही तरीके से उसको पेश नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर आने का मकसद भी यही था कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं वो समझ के ले, और उसी दौरान यहाँ पे उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया था, उस उद्घाटन के कार्यक्रम के अंदर भी शरीक हो सके। संतोष भाई ने जैसा एक उदाहरण के तौर के ऊपर दिया है कि मैंने वेंटिलेटर्स का मुद्दा जो उठाया था, देखिए आज जब मैं यहाँ पर गेस्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ था तो बहुत सारे निवेदन लोगों ने लेकर आए कि अपनी अपनी समस्याओं के ताल्लुक से मैं ये समझकर चलता हूं कि ये 5 सालों के अंदर मेरा लक्ष्य जो है, मैंने एक जो दृढ़ निश्चय किया है कि आने वाले 4 साल जो मेरे बचे हुए हैं, वो 4 सालों के अंदर कन्नड़ के अस्पताल को हम इतना भारी और इतना सक्षम बना देंगे कि दोबारा कोई पेशेंट यहाँ से आप औरंगाबाद को रिफर न करें। ये हमारी कोशिश है। देखिए अभी 3 दिन पहले जब जिलाधिकारी दफ्तर के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर जब ये मुद्दा निकला कि वेंटिलेटर्स आज लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या वजह है कि आज लोगों को वेंटिलेटर्स की वजह से कई पेशेंट्स की मौत हो रही है, तो मैंने एक सवाल उठाया कि कितने वेंटिलेटर्स आए हुए हैं जो आपने कन्नड़, गंगापुर और वैजापुर के अंदर दिए हैं। तो वहां पर मुझे आंकड़े बताए गए कि साहब कन्नड़ के अंदर हमने 2 लगा दिए, वैजापुर में 4 लगा दिए, गंगापुर में 5 लगा दिए। मैंने कहा ये लगा दिए आपने बराबर बताए हैं, आए कितने हैं इसका हिसाब दीजिए। तो पता चला कि कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स आए हैं, पड़े हैं। गंगापुर जैसे इलाके के अंदर 19 वेंटिलेटर्स अगर आए हैं तो वो 19 वेंटिलेटर्स चलाने के लिए एमडी, कितने फिजिशियंस, कितने इंटेंसिविस्ट चाहिए, ये किसी को कुछ पता नहीं। आए हैं, रखे हैं। कन्नड़ में आए हैं 10, पड़े हैं। वैजापुर के अंदर भी वैसा ही कुछ हालत। हमने कहा कि अगर औरंगाबाद में पेशेंट वेंटिलेटर की वजह से मर रहे हैं और आप वेंटिलेटर वहां पर ले जाकर खड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तब उन्होंने ये माना 19 वेंटिलेटर्स अगर चलाने के लिए अगर वहां पर डॉक्टर ही नहीं है तो इतने सारे वेंटिलेटर्स वहां पर दिए क्यों गए। तो बताया गया कि साहब वो पंत प्रधान पीएम केयर फंड में से डायरेक्ट आए और वो डायरेक्ट उधर चले गए। देखिए
नहीं जानता है कि कन्नड़ के अंदर डॉक्टर्स है या नहीं है। उसे ये मालूम है कि एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन 10 वेंटिलेटर चलाने के लिए उनके पास नर्सिंग स्टाफ है क्या, डॉक्टर्स है क्या, तो नहीं है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। बस उस दिन जब मैंने हंगामा किया तो उसी दिन शाम तक वैजापुर के जितने बचे हुए वेंटिलेटर्स थे, तकरीबन 15 वेंटिलेटर्स उसी दिन औरंगाबाद आ गए हैं। आज कम से कम वो वेंटिलेटर्स किसी गरीब के इस्तेमाल में आ रहे हैं, किसी गरीब पेशेंट को उसका फायदा हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज जब मैं यहाँ पर आया तो कोले साहब मुझे बताया गया कि यहाँ पर एक गांव के अंदर एक अस्पताल हुआ करता था, जो बाद में रूरल हॉस्पिटल के तौर के ऊपर शुरू कर दिया गया है, वो बंद कर दिया गया है। अगर आप इजाजत दें तो सरकार डॉक्टर आपको कब देगी हमें पता नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हॉस्पिटल दोबारा वो शुरू हो, लेकिन अगर नगर परिषद अगर इजाजत देता है तो हम कुछ ऐसे एनजीओज के साथ बात कर रहे हैं जिनका हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अच्छा काम है। मेरी उनके साथ अभी मीटिंग चल रही है। अगर वो इमारत अगर आप देते हैं तो हम पूना के एक ऐसे एनजीओ को यहाँ पर लेकर आएंगे जिसके डॉक्टर्स भी अपने खुद के रहेंगे, जो मुफ्त के अंदर पूरी मेडिसिन भी देंगे और पूरा इलाज जितना भी है, जितने भी मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं पैथोलॉजी लैब के, वो पूरे मुफ्त के अंदर कराए जाएंगे। उसका मॉनिटरिंग आप करिएगा, आप देखिएगा कि ये बराबर लोगों को सहूलत, और जिस दिन लगेगा कि नहीं ये एग्रीमेंट हमारा मुफ्त के अंदर का है, ये एग्रीमेंट से हटकर है, दूसरे दिन उनको हम वापस भेज देंगे। लेकिन इमारत अगर हॉस्पिटल की है और अगर वो खाली पड़ी हुई है तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। और बहुत लोग हैं ऐसे जो अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं, आगे आने के लिए तैयार हैं, अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैं ये अधिवेशन खत्म होने के बाद वो मीटिंग एक आपके साथ करते हैं, आप इजाजत दें तो हम जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल वहां पर हम शुरू करेंगे। दूसरी देखिए, किसी ना किसी को तो फॉलो करना, हर वक्त कोई शिकायत करते रहेगा तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपको मैं बता दूं कि 150 करोड़ रुपए लगाकर औरंगाबाद की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग तैयार की गई थी। 150 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? 2018 के अंदर बिल्डिंग बनी थी, लेकिन जब ये कोरोना हुआ तो पता चला कि ये स्कूल की बिल्डिंग हमको लेना है, ये होटल हमको लेना है, ये इमारत खाली पड़ी है। तो एक दिन मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि वो 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग वो तो खाली पड़ी है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो जब वो मुद्दे को मैंने बहुत जोर लगाकर पीछे पड़ा तो विभागीय आयुक्त ने सेक्रेटरी को पत्र लिखा और कहा कि ये 150 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हमारी तैयार है कि हमको जल्दी से डॉक्टर सैंक्शन कर दे, हमको नर्सेज सैंक्शन कर दे, हमारा जो क्लास 3 क्लास 4 का स्टाफ है वो सैंक्शन कर दे। तो वो सेक्रेटरी का जवाब क्या आता है सुनिए। हॉस्पिटल के लिए बनी हुई बिल्डिंग, वो कहता है कि हम दे देंगे लेकिन इसकी पगार कौन देगा? अब हॉस्पिटल के अंदर अगर आप बनाने के लिए 150 करोड़ रुपया खर्च किए हैं तो मीटिंग के अंदर फिर ये सवाल हुआ कि ये डॉक्टर्स की पगार कौन देगा? तो मैंने उनको सुझाव दिया ये हॉस्पिटल के लिए बनी तो बिल्डिंग है, अब अगर इसके ऊपर ये विवाद चल रहा है कि डॉक्टर की पगार कौन देगा तो इसको बंद कर दो, अपन थिएटर बना देंगे, यहाँ पर फिल्म दिखाएंगे लोगों को। नतीजा ये हुआ कि आज वो पूरे स्टाफ का रिक्रूटमेंट अभी चालू है और मेरे हिसाब से औरंगाबाद के अंदर कोई इतना प्राइवेट हॉस्पिटल भी इतना आलीशान नहीं होगा जितनी 5 स्टार फैसिलिटी उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर है। 2013 के अंदर संतोष भाऊ औरंगाबाद को 200 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन किया गया था, 200 बेड का वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। मैं जब 2014 के अंदर आमदार बना तो मैंने ये पता किया कि ये हॉस्पिटल के ताल्लुक से क्या है। 2017 तक मैं फॉलो करता रहा कि ये हॉस्पिटल क्यों नहीं शुरू हो रहा। एक दिन मीटिंग कॉल किया तो सिविल सर्जन ने इतनी बड़ी एक मोटी फाइल लेकर आया और मुझसे कहा कि साहब वो हमको 7 एकड़ जगह चाहिए, वो 7 एकड़ जगह हमको नहीं मिल रही है। कलेक्टर तहसीलदार को लिखता, तहसीलदार सिविल सर्जन को लिखता कि हमको 7 एकड़ जगह चाहिए। अब आप सोचिएगा कि 110 करोड़ रुपए की हॉस्पिटल की परमिशन दी गई है, वो फंड अवेलेबल है, लेकिन 7 एकड़ जगह नहीं मिल रही। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चला कि क्रांति चौक की जगह गोपीनाथ मुंडे स्मारक के लिए दे दी गई सरकारी जमीन। फिर उसके बाद पता चला
कि बाल ठाकरे स्मारक के लिए 25 एकड़ जगह दे दी गई। तो मैंने कहा कि अगर ये स्मारक के लिए सरकारी जगहें दी जा रही है तो अस्पताल के लिए 7 एकड़ जगह क्यों नहीं मिल रही है। फिर मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल किया और वो PIL के पहले ही हियरिंग के ऊपर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जल्द से जल्द ये जगह हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन की जाए। तो जिस जगह के ऊपर गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक आ रहा है उसी जगह को आधे हिस्से में बांटकर हमने वहां पर वो हॉस्पिटल का प्रस्ताव लिया। उसका पूरा रिव्यू मीटिंग मैंने कल ही लिया है और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नवंबर के महीने के अंदर ये 200 बेड के हॉस्पिटल का काम अब शुरू होने जा रहा है। तकरीबन 11 करोड़ रुपए उसके सैंक्शन भी हो गए हैं। 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो ये देखिए किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा। हम हर वक्त शिकायत अगर करते रहेंगे कि ये बंद है वो बंद है। मैं आपको संतोष भाई ये कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आएंगे तो मेरी पार्टी अलग, आपकी पार्टी अलग। एक लड़ना एक अलग बात है, लेकिन 5 साल तक मैं आपका भी खासदार हूं और पूरे अधिकार के साथ पूरे कॉर्पोरेटर में आप भी मेरे पास आना चाहिए। आपने जो MSEB के ताल्लुक से, MSEDCL के ताल्लुक से कि यहाँ पर आप लोगों को लाइट की जो समस्याएं हैं, DP नहीं मिल रही है, मैं अधिवेशन खत्म होने के बाद कन्नड़ के ताल्लुक से एक विशेष मीटिंग हम औरंगाबाद में लगाएंगे। आप पूरी समस्याओं के साथ आना और पूरे का पूरे जितने भी समस्याएं हैं उसका निपटारा करने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी। आप जब तक पूरी जमा करिएगा जितने गांव के अंदर जो समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए जब मीटिंग ली जाती है तो अधिकारी कहता है कि नहीं साहब 2 दिन के अंदर तो हम DP चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर महीने अगर नहीं मिल रही है तो किसी ना किसी को हम अकाउंटेबल बनाएंगे। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। तो एक बार फिर से मैं तमाम हमारे कॉर्पोरेटर्स का, यहाँ के नगर अध्यक्ष का, जितने भी कन्नड़ नगर परिषद के कॉर्पोरेटर्स आए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार आपको फिर से ये कहता हूँ कि राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ये काम करने का वक्त है। आप बिल्कुल कभी भी ये मत सोचना कि मैं किसी एक राजनीतिक पार्टी का खासदार हूँ। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो पार्टी के नाम के ऊपर लड़ते हैं, लेकिन जब चुनकर आते हैं तो मैं तमाम जाति, धर्म, मजहब और तमाम राजनीतिक पार्टियों का खासदार हूं। ये आप लोगों को बताने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिना झिझक के आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं और आपकी जो समस्या है मैं उसको निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा, एक ईमानदार कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद। Please like and subscribe my YouTube channel.